हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का जो फर्स्ट अध्याय का रॉ पार्ट देख रहे हैं, उसका हम लोगों का आज लास्ट लेक्चर होगा। इसमें मेरा जितना भी इस चैप्टर का जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था, चाहे शॉर्ट हो चाहे 5 नंबर का हो, सारा हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। आज 2 क्वेश्चन देखेंगे जो अति लघु तुरीय है, दो नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना टर्म हम आपको लिखा देंगे। और आज ही इस चैप्टर इस अध्याय का ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपका बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा से कराते रहें। तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ताप शक्ति को सामान्य संसाधन क्यों कहते हैं। इसमें आप लोग संसाधन का मतलब जानते हैं, जो मतलब लोगों की सुविधाजनक, यानी कोई काम को सुविधाजनक बनाता है, वही सब क्या कहलाता है, मतलब संसाधन कहलाता है। तो जानते हैं क्या है ताप शक्ति। ताप शक्ति का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से होता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है, मतलब जो प्राकृतिक द्वारा हमें मिलती है। ये सदैव प्राप्त होने वाले नहीं है, यह हमेशा नहीं मिल सकता है, मतलब यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है। ना ही एक दिन में इन्हें समाप्त होना ही है और ना ही इसको एक दिन में समाप्त किया जा सकता है। इसे समाप्त होने के बाद यह पुनः प्राप्त नहीं होने वाला है। मतलब जैसे क्या कोयला सबको उत्पादन करते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, जैसे और भी सारे खनिज पदार्थ है, बहुत सारे होते हैं, जिसको हम एक बार उत्पादन करने के बाद, मिलने के बाद वो पुनः वही नहीं मिल पाता। कहीं कहीं दूसरी जगह मिल भी जाता, लेकिन वो एक ही जगह से उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि पुनः इसे हम प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसका भंडार बिल्कुल सीमित है, यह सीमित मात्रा में पाया जाता है। जहाँ भी है वह सीमित मात्रा में जितना ही है उतना ही मिलता है। ये नहीं है कि इसे हम आर्टिफिशियल अपने तरीके से बना सकते, इसे हम अपने तरीके से नहीं बना सकते। इसी कारण से ताप शक्ति को सामान्य संसाधन कहा गया, क्योंकि यह जनरली यूज हम नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सामान्य संसाधन कहा गया है। तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि ये तो 2 नंबर का पूछा जाता है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं परमाणु शक्ति किससे हमें प्राप्त होती है। परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होते हैं। खनिज जो मिट्टी के अंदर से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है, उसी सबको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ से हमें परमाणु शक्ति मिलती है। परमाणु शक्ति मतलब क्या है, जैसे कोई मतलब विस्फोटक पदार्थ पर बनाया जाए तो उस समय जो एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु शक्ति। और वैसे उसमें कौन सा ऐसा खनिज डाला जाता है, जैसे मिसाइल को बनाना है उसमें कौन से खनिज डालेगा, वही सब का हमको नाम बताना है। जैसे देखते हैं क्या सब है। इल्मेनाइट क्या है, फर्स्ट में इल्मेनाइट, दूसरा क्या है वैनोडियम, और तीसरा है एंटीमनी। एंटीमनी बम सब बनाने में तो बहुत ही यूज किया जाता है, क्योंकि एंटीमनी भी बहुत ही एक्सक्लूसिव पदार्थ होते हैं। उसके बाद क्या है मोनाजाइट। मोनाजाइट बता भी दिए थे, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए थे ऊपर में, इससे पहले वाले वीडियो में। इसके बाद यूरेनियम। यूरेनियम तो परमाणु शक्ति का मुख्य भाग माना जाता है। उसके बाद क्या है मेरा छठा ग्रेफाइट है। ये मतलब 6 जो है ना मेरा, ये क्या है कि परमाणु शक्ति का प्रमुख खनिज पदार्थ है। इसी सब से मिला के हम क्या बनता है, परमाणु शक्ति बनाए जाते हैं। तो इसका 2 क्वेश्चन देख लिए और इसका एक ही क्वेश्चन मात्र बच रहा है, इसे भी करिए लेते हैं। जब खत्म ही कर रहे हैं तो इसे भी काहे छोड़ेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना करें। जो जल से हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं, जहाँ पे हम लोग जल से मतलब बिजली का जो उत्पादन होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बिजली का उत्पादन होता है। जैसे जल से भी होता है, सोलर प्लेट से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद विंड से भी, हवा चक्की, पवन चक्की से भी किया जाता है। लेकिन इसमें हमको विद्युत जल के बारे में बताना, मतलब जल से जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं उसके लिए क्या भौगोलिक, मतलब क्या उसका मतलब यानी कि भौगोलिक का मतलब होता है ज़मीनी स्तर, यानी कि वहाँ पे जो वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक कारक, मतलब आर्थिक कैसे, मतलब कितने खर्च कैसे, क्या उसका मतलब मेंटेनेंस होना चाहिए, इसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। जल विद्युत उत्पादन हेतु निम्नलिखित भौतिक एवं आर्थिक कारक
होना आवश्यक है। देखते हैं कौन कौन से है, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। और आपसे भी पूछा जाए जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको पॉइंट से देखेगा, पॉइंट में लिखा हुआ तो आपको समझ आएगी नहीं बंदे में जान है, उसने अच्छा से मतलब पढ़ा है, उसके पास अच्छा नॉलेज, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। जितना मार्क का पूछा जाएगा उतना आपको मार्क ज़रूर मिलेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी मॉर्निंग में चल रहा है, उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपका स्कोरिंग बन सकता है, क्योंकि उसी से आपका स्कोर ज़्यादा होंगे, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाते हैं। बिहार बोर्ड में तो 50 नंबर का पूछा जाता है। तो देखते हैं मेरा पहला क्या कारक है। भौगोलिक कारक मेरा पहला क्या है, भौगोलिक कारक निम्नलिखित मतलब प्रमुख है। क्या क्या देखिए, सदाबहानी नदियाँ, मतलब सदाबहानी मतलब जो हमेशा बहती हुई नदियाँ होना चाहिए, नहीं कि पानी रुक जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारी नदियाँ होता है जो मतलब ठंडी के मौसम में आने में क्या होता है, पानी सूख जाता है, उसमें पानी नहीं बहते रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए कि सदाबहानी मतलब हमेशा उससे पानी बहती रहनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड मेरा क्या है कि उन नदियों से जल की प्रचुरता, मतलब जिस नदी से हम विद्युत का उत्पादन करें उसमें जल अधिक मात्रा में होनी चाहिए। नदी के मार्ग में ढाल अधिक होना चाहिए, मतलब ऊंचाई या ढलान रहेगा तब ना उस वहाँ पर करंट बनेगा, तब वहाँ पे बिजली उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है मेरा, जल की तीव्रता से आना, मतलब जल तीव्र गति से, मतलब अधिक गति से आती हुई आएगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमें बिजली का उत्पादन होगा। और पांचवा मेरा क्या है, प्राकृतिक जल प्रपात, मतलब प्राकृतिक रूप से वहाँ पे जल भी आते होना चाहिए, जैसे चाहे वो झरना से आ रहा हो, चाहे वो झील से आ रहा हो, चाहे किसी भी माध्यम पहाड़ों से आ रहा हो, लेकिन उसमें प्राकृतिक जल प्रपात होनी चाहिए। तो इस चैप्टर का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था सारा हमने कवर कर लिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़े हैं। और आपसे इससे बाहर इस टॉपिक से पूछा नहीं जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें हमने वीवीआई भी कर दिए थे। और इसके बाद हम लोग कृषि के बारे में दूसरा इकाई देखेंगे, भूगोल का, कृषि के बारे में। और ये सब इसके बाद मेरा बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा मेरा भूगोल भी, और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।